तर्क संग्रह ग्रंथ में, हिंदी ना, तर्क संग्रह ग्रंथ में अनुमान परिच्छेद चल रहा है आज। अथ अनुमान परिच्छेद अनुमितिकरणम अनुमानम। ठीक है, देखिए तो पीछे बताया था बुद्धि बराबर। बुद्धि मतलब 24 गुणों में से एक गुण बराबर। पदार्थ कितने हैं? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रभाव। उनमें से द्रव्यों का विवेचन होने के बाद गुण का विवेचन करने के लिए शुरुआत की थी। और गुण कितने हैं? 24। उन 24 गुणों में से रूप, रस, गंध करते करते बुद्धि तक आए थे। बुद्धि का लक्षण किया था। क्या लक्षण किया था बुद्धि का? सर्वव्यवहार हेतु बुद्धि। सभी व्यवहार के लिए कारण जो है उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि। उस बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे। क्या क्या? स्मृति और अनुभव। स्मृति का लक्षण किया, अनुभव का भी लक्षण किया था। फिर अनुभव के पुनः 2 भेद किए थे। क्या क्या? यथार्थ अनुभव और यथार्थ अनुभव। उसका भी लक्षण कर दिया। यथार्थ अनुभव किसको कहते हैं और यथार्थ अनुभव किसको कहते हैं। फिर उसके बाद यथार्थ अनुभव का लक्षण करने के बाद उस यथार्थ अनुभव के भेद बताए थे 4। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द। और इन 4 प्रकार के यथार्थ अनुभव का करण भी कितने प्रकार का है? 4। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। 4 प्रकार का करण को ही बोलते हैं प्रमाण। तो 4 प्रमाण हुए। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। और इन 4 प्रकार के प्रमाणों से उत्पन्न होने वाली प्रमा अर्थात यथार्थ अनुभव, वो भी 4 प्रकार की बताई थी। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द। तो उसमें से जो पहला यथार्थ अनुभव है प्रत्यक्ष, उसका लक्षण किया और उसका कारण भी बताया था। ठीक है, जिसको प्रमाण कहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन बताया था? प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? इंद्रियादिक। इंद्रिय यही क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उन इंद्रिय और अर्थ इनके सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको बोल दिया था क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रमाण। समझ में आई? प्रत्यक्ष ज्ञान बोली चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण और उसका कारण जो प्रत्यक्ष प्रमाण, इसका विवेचन होने के बाद अब दूसरी यथार्थ प्रमाण थी अनुमिति। फिर उसका विवेचन अब चालू कर रहे हैं कि अनुमिति क्या है, अनुमिति का कारण क्या है। तो लिख रहे हैं अनुमितिकरणम अनुमानम। यह अनुमान प्रमाण का लक्षण है भाई। किसका? अनुमान प्रमाण का। किसको बोलेंगे अनुमान प्रमाण? जो अनुमिति का कारण है। कारण का मतलब व्यापारवत् असाधारणम कारणम। व्यापार वाला जो असाधारण कारण होता है उसको बोलते हैं कारण। और इस प्रकार का जो कारण है वही है क्या? अनुमान प्रमाण। ठीक है, वो कौन है वो आगे आने वाला है। यहाँ पर इतना ही लक्षण किया। अनुमिति का जो कारण उसको बोलेंगे क्या? अनुमान। समझ में आया? देखिए, अनुमितिकरणम अनुमानम। पदकृति देखिए। प्रत्यक्षानुमानयो कार्य कारण भाव संगतिम अभिप्रेत्य प्रत्यक्षानंतरम अनुमानम निरूपयति अनुमिति। ठीक है जी। अब कोई कहेगा कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण का विवेचन समाप्त होने के बाद अब अनुमान प्रमाण का निरूपण कर रहे हो। अनुमान का ही क्यों निरूपण कर रहे? उपमान का क्यों नहीं कर रहे? शाब्दिक प्रमा और उसका करण शब्द, उसका निरूपण क्यों नहीं कर रहे? अनुमान का ही पहले क्यों कर दिया? प्रश्न आएगा कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे, यहाँ पर संगति है। क्या संगति है? कार्य कारण भाव संगति है। ठीक, प्रत्यक्ष कारण है और अनुमान कार्य है। अर्थात प्रत्यक्ष रहेगा तो वही बाद में
जिस चीज का प्रत्यक्ष नहीं है उसका हम लोग क्या कर पाएंगे? अनुमान, अनुमिति करते हैं, अनुमिति ज्ञान है कि नहीं? किंतु अनुमिति ज्ञान होने के लिए जो अनुमान प्रमाण, उसका प्रयोग हम तब ही कर सकते हैं जब कुछ प्रत्यक्ष पहले रहेगा। भले साध्य का प्रत्यक्ष नहीं रहेगा, लेकिन हेतु, व्याप्ति इत्यादि का प्रत्यक्ष रहेगा, तभी क्या कर सकते हैं? अनुमान कर सकते हैं। इसलिए दोनों में संगति, क्या संगति है? कार्य कारण भाव संगति है, अर्थात एक कारण है और एक कार्य है। तो वही लिखा है यहाँ पर, प्रत्यक्ष अनुमान यो, प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों में कार्य कारण भाव संगतिम अभिप्रेत्य, कार्य कारण भाव संगति इसका अभिप्राय मन में रखकर, इस अभिप्राय से प्रत्यक्षानंतरम, प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमानम निरूपयति, अनुमान प्रमाण का निरूपण कर रहे हैं। अनुमिति इति लग गया। तो मूल में जो लक्षण किया है अनुमान का, क्या लक्षण किया है? बोलो एक बार। अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमितिकरणम अनुमानम, उसको ही स्पष्ट कर रहे। देखिए, अनुमितेः करणम अनुमानम इत्यर्थः। ठीक, अनुमिति का जो करण है उसको बोलेंगे क्या? अनुमान। ठीक, फिर बोलेंगे ठीक है, अनुमिति का जो करण होगा वो अनुमान, लेकिन है कौन वो अनुमान? वो तो बताओ। तो स्पष्ट लिख रहे, तच्च लिंग परामर्श एव इति निवेदयिष्यते। मिला ना? वो अनुमान प्रमाण कौन है? तो आगे कहेंगे भाई, लिंग परामर्श एव। लिंग परामर्श, लिंग मतलब हेतु, परामर्श मतलब ज्ञान विशेष। हेतु जो है धूमादि हेतु, उस लिंग का ज्ञान विशेष ही क्या है? अनुमान है। इसका विवेचन आगे होगा। तच्च लिंग परामर्श एव इति निवेदयिष्यते, इस बात का आगे निवेदन करेंगे। कुठारादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनुमिति इति। मिला पंक्ति? तो बोलेंगे भाई मूल का जो लक्षण है अनुमान का, क्या लक्षण है? बोलो एक बार। अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमितिकरणम अनुमानम। समझ लीजिए, अनुमिति शब्दों को हटा दिया तो लक्षण क्या बचेगा? करणम अनुमानम। अर्थ क्या होगा? जो करण है वो अनुमान है, इतना ही लक्षण होगा। यदि इतना ही लक्षण करेंगे तो लक्षण की क्या होगी? अतिव्याप्ति। बोलेंगे कहाँ अतिव्याप्ति होगी? तो बता रहे कुठार आदो। कुठार, कुठार का मतलब होता है कुल्लाड़, कुराड़, वाकस आदि। उनमें क्या होगी? अतिव्याप्ति। क्योंकि आपने लक्षण क्या किया? केवल करणम अनुमान। करण मतलब साधन, किसी भी कार्य के लिए जो साधन है उसको क्या बोल रहे आप? अनुमान। तो छेदी क्रिया है कि नहीं? लकड़ी है तो उसका दो टुकड़ा करना है, तो छेदन रूप क्रिया के लिए करण कुठार है कि नहीं? तो करण तो कुठार भी है। और आपने लक्षण किया केवल क्या? जो करण है उसको बोलो क्या? अनुमान। तो करण तो कुठार भी है, तो कुठार को भी बोलना पड़ेगा क्या? अनुमान। किंतु कुठार अनुमान है क्या? नहीं है। लक्षण जा रहा है तो जो लक्षण नहीं है उसमें लक्षण जा रहा है, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? अनुमितिकरणम। तब लक्षण क्या बना? बोलो एक बार। अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमितिकरणम अनुमानम। अर्थ क्या होगा? अनुमिति का जो करण है, अब किसी चीज का भी करण नहीं ले सकते, अनुमिति का ही करण चाहिए। अब कुठार पर अतिव्याप्ति, क्योंकि कुठार करण नहीं है क्या? है, लेकिन अनुमिति का करण नहीं है। छेदन क्रिया का करण हो सकती है कुठार, अनुमिति का नहीं। समझ में आया? वही लिखा है। तो कुठारादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनुमिति, प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनु इति। अब चलिए, मूल में जो अनुमान का लक्षण किया है उसमें से अनुपद को हटा देंगे। कौन पद हटाएंगे? अनु। अनुपद को हटाएंगे तो लक्षण क्या बचेगा? मितिकरणम अनुमानम। मिति शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। मिति शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो अनुपद को हटा दिया तो लक्षण रहा मितिकरण। मिति का मतलब ज्ञान, ज्ञान का जो करण है उसको बोलेंगे क्या? अनुमान। इतना ही लक्षण रहेगा। तब क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। कहा? प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति। कहा अतिव्याप्ति होगी? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रिय वो भी मिति के लिए, ज्ञान के लिए, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए करण है कि नहीं? कौन सा ज्ञान? ये तो बोले नहीं आप।
केवल मितिकरणम कह दिया। मिति मतलब ज्ञान, तो ज्ञान का करण जैसा अनुमान है वैसा ज्ञान का करण इंद्रिय भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको कहा है। लक्षण किया अनुमान का, गया इंद्रियों में, क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। वह अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? अनुपद दिया। समझ में आया? अनुपद देने से अर्थ क्या होगा? अनुमिति का करण। केवल ज्ञान का, केवल मिति का करण हमको नहीं चाहिए, तब अतिव्याप्ति नहीं होगी। वही लिखा है, प्रत्यक्षादो अतिव्याप्ति वारणाय अनुमिति। लगा भाई पंक्ति? आगे चलेंगे, बोलेंगे भाई ऊपर आपने लक्षण किया है अनुमान का, क्या लक्षण किया है बोलो तो? अनुमिति करण अनुमान। अर्थ क्या होगा? अनुमिति का जो करण है उसको बोलेंगे अनुमान। लेकिन अनुमिति ही पता नहीं हमको, तो अनुमिति का करण कैसे समझेंगे? जैसे घट का करण दंड है, ये कह दिया, घट का जो करण है उसको दंड बोलो, है कि नहीं? पहले घट का करण दंड है ये समझने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए? घट। घट क्या है? घट पता रहेगा तब समझ सकते हैं घट है और इसका करण ये है। लेकिन घट किसको कहते यही यदि पता नहीं रहेगा उसके करण का पता चलेगा क्या? नहीं। इसलिए कह रहे कि भाई आपने लक्षण तो कर दिया अनुमान का, क्या लक्षण कर दिया? अनुमिति करण, अनुमिति का जो करण है। किंतु उस अनुमान के लक्षण में घट की भूत जो पद आया है, कौन सा? अनुमिति। वही हमको पता नहीं है अनुमिति क्या है करके, तो पहले अनुमिति का लक्षण करो, अनुमिति बताओ क्या होती है, फिर अनुमिति का लक्षण होने के बाद, अनुमिति समझ में आने के बाद उसका करण जो है उसको हम समझेंगे वो क्या है? अनुमान है करके। समझ में आया? इसलिए आप मूल में लक्षण कर रहे अनुमिति का। मिला पंक्ति? देखिए, परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, बोलो परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। है कि नहीं? परामर्श से जो ज्ञान, परामर्श से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, परामर्श से उत्पन्न होने वाला चाहिए और ज्ञान चाहिए, उसको बोलेंगे अनुमिति। परामर्शजन्यम ज्ञानम, तो उसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम। बोलो परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम। देखिए, परामर्शजन्यत्वे मतलब परामर्श से जन्य हो, परामर्श से उत्पन्न हुआ हो और ज्ञान हो, उसको क्या बोलेंगे? अनुमिति बोलेंगे। अब समझ में आया कि नहीं अनुमिति? हाँ, तो बोलेंगे भाई अनुमिति का लक्षण जो आपने किया है उसमें भी पुनः एक शब्द नया आ गया, कौन? परामर्श। तो परामर्श ही हमको पता नहीं है, तो कैसा हम समझेंगे ये परामर्श है? ये पता चलेगा तब समझ में आएगा कि इससे जन्य ये है इसलिए अनुमिति है, किंतु परामर्श ही पता नहीं है। तो परामर्श का लक्षण किया है मूल में, पता है लक्षण? आगे देखिए क्या लक्षण किया है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। परामर्श का लक्षण है, ठीक है। उस परामर्श का उदाहरण दे रहे आकार आगे, यथा वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्श। बोलो यथा वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्श। तज्जन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति। पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति। देखिए भाई दो ज्ञान यहाँ पर, एक है परामर्श ज्ञान, एक है अनुमिति ज्ञान। परामर्श ज्ञान का आकार दिया यहाँ पर, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। क्या क्या? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। ध्यान दीजिए, अर्थ समझ लेते हैं। वन्नी की व्याप्ति वाला कौन है? धूम। वन्नी की व्याप्ति वाला कौन है? धूम। दो चीज होती है, एक व्याप्य होती है, एक व्यापक होती है। क्या क्या? एक व्याप्य और एक व्यापक। जो अधिक देश में या अधिक काल में रहता है उसको बोलते हैं व्यापक। क्या क्या? अधिक देश में अधिक काल में रहता है उसको व्यापक बोलते हैं। और सीधी बात, जो न्यून देश में या न्यून काल में रहता है उसको क्या बोलेंगे? न्यून देश या न्यून काल। न्यून देश कम जगह में रहता है, कुछ जगह पर ही रहता है, ज्यादा जगह पर नहीं रहता है कि नहीं?
और कोई चीज़ ज़्यादा जगह पर रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? व्यापक। उदाहरण दीजिए, वन्य और धूम ये दो चीज़ है, बराबर। तो दोनों में से कौन व्याप्य है, कौन व्यापक है, इसको समझेंगे। व्यापक मतलब जो ज़्यादा जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं? व्यापक, है कि नहीं? क्यों? ज़्यादा काल में रहता है, दोनों में से कोई चाहिए। ज़्यादा काल में रहने वाला हो अथवा ज़्यादा देश में रहने वाला हो तो उसको क्या बोलेंगे? व्यापक। देखिए, वन्य का आकार रहता है, पर्वत पर वन्य है कि नहीं? है। चत्वर, चत्वर मतलब चौक, चौफुली। हर चौफुली में क्या होता है? अग्नि होता है। बोलेंगे कहा हम लोग जाते हैं यार रोड पर तो अग्नि नहीं दिखता है, चौफुली तो है। समझ में आएगी। लेकिन आपको चौफुली पर अग्नि देखना है, चत्वर जिसको बोलते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा जनवरी के महीने में काशी में। बहुत चौक है वहाँ पर, छोटे छोटे गांव गांव में भी होता है। हर एक गांव में रास्ते में चौक पर अग्नि लगाते लोग। और क्या करते वहाँ अग्नि लगाकर? शकोटी शकता, ठंड लगती है ना बहुत, सब लोग आसपास में बैठ जाते उस अग्नि के पास में और क्या करते? तपते हैं। समझ में आया? तो चत्वर अग्नि हुआ, क्या चौफुली में रहने वाला, तो उसको बोलते हैं चत्वर। समझ में आया? दो जगह मिला ना अग्नि, कहाँ? पर्वत में, चत्वर। गोष्ठ में, गाय का गोठा, बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो गाय की गोठी में भी अग्नि जलाई जाती है। हम लोगों की तरफ ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, इसलिए गोठी में कोई अग्नि नहीं जलाता। लेकिन तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोग गाय के लिए भी उष्णता मिल जाए इसलिए गोठी में भी क्या करते हैं? अग्नि जलाते हैं। तो गोठी में भी अग्नि मिल गया ना, तो कहाँ मिला? पर्वत, चत्वर, गोष्ठ, महानस। महानस मतलब रसोई घर में भी अग्नि होता है कि नहीं? तो चार मिला कि नहीं? और एक लीजिए, अयोगोलक। अयोगोलक जानते हो? अयस, लोहे का गोला। आपने कभी देखा होगा घिसड़ी को या लोहार को, वो अग्नि का जो गोला है ना, कुराड़ विराड़ वो तपाता है, फिर उस आयरन पर रखता है, तो अग्नि तो है, उसको बोलते हैं अयोगोलक। समझ में आया? तो अग्नि कितनी जगह मिल गया बोलो? पर्वत, चत्वर, गोष्ठ, महानस, अयोगोलक, बराबर। अब धूम का विचार करेंगे। धूम कहाँ है? पर्वत पर धूम है कि नहीं? है, ठीक, धूम मिल गया। चत्वर पर है, पर्वत, चत्वर, गोष्ठ में भी धूम है कि नहीं? और रसोई घर में है, अयोगोलक में नहीं। मतलब धूम कितनी जगह रहा? चार जगह रहा। और अग्नि कितनी जगह रहा? तो व्यापक कौन हुआ? अग्नि। और व्याप्य कौन हुआ? धूम। इतनी बात समझ में आई। फिर कौन व्यापक है और कौन व्याप्य है? धूम व्याप्य है, अग्नि व्यापक है और धूम व्याप्य है। और एक नियम होता है, व्याप्य में व्यापक की व्याप्ति रहती है। क्या? व्याप्य में व्यापक की व्याप्ति रहती है। समझ में आया? व्याप्य में व्यापक की व्याप्ति रहती है। जैसे उदाहरण, गांव का सरपंच या तो तालुके का आमदार लीजिए, तालुका उसमें हाथ में है। समझ में आया कि नहीं? आमदार हुआ कि नहीं वो? और मुख्यमंत्री, इन दोनों में व्याप्य कौन, व्यापक कौन? मुख्यमंत्री व्यापक है, आमदार व्याप्य है और मुख्यमंत्री व्यापक। किसकी व्याप्ति किसके ऊपर रहेगी? मुख्यमंत्री की व्याप्ति सरपंच के अंदर रहेगी। हाँ, आमदार के ऊपर रहेगी। मुख्यमंत्री जो कहेगा वो करना पड़ेगा उसको। किसको? आमदार को। या आमदार जो कहेगा वो मुख्यमंत्री करेगा? ऐसा है क्या? नहीं है। इसका मतलब किसकी व्याप्ति किसके ऊपर है? मुख्यमंत्री की व्याप्ति आमदार के ऊपर है। अर्थात व्यापक की व्याप्ति व्याप्य पर होती है। तो वन्य से व्याप्य धूम है या धूम से व्याप्य वन्य है? वन्य से व्याप्य धूम है। वन्य से व्याप्य धूम है। वन्य से व्याप्य मतलब व्याप्ति वाला। वन्य की व्याप्ति वाला है कौन? धूम। और वो धूम वाला कौन है? ये पूरा ज्ञान हुआ। हमने बहुत बार देखा है भाई, जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वन्य होता है। ये व्याप्ति हुई। तो व्याप्ति का निश्चय हुआ, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य।
फिर जाकर पता चला कि धूम व्याप्य है, वन्य व्यापक है। फिर पर्वत पर धूम है और वो धूम भी कैसा है, वन्य की व्याप्ति वाला है। तो ज्ञान हुआ वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। बोलो वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। वन्य की व्याप्ति वाला जो धूम, वो धूम वाला यह क्या है, पर्वत है। समझ में आया? इसको ही बोलते हैं परामर्श ज्ञान। क्या बोलेंगे? परामर्श ज्ञान। और ऐसा परामर्श ज्ञान होने के बाद अगले वाला एक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान का आकार है पर्वतो वन्यमान। क्या? पर्वतो वन्यमान। पहले केवल पर्वत दिखाई दे रहा है, धूम दिखाई दे रहा है, और धूम पर्वत पर वन्य है, वन्य दिखाई नहीं दे रहा है। फिर परामर्श ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्या? वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। फिर बाद में निश्चय हुआ यदि वन्य की व्याप्ति वाला धूम यदि पर्वत पर है तो अर्थात जहाँ व्याप्य रहता है वह व्यापक अवश्य होता है। क्या? जहाँ व्याप्य रहता है वह व्यापक अवश्य रहता है। समझ में आएगी नहीं? तो व्याप्य धूम यदि पर्वत पर है, इसका मतलब उस व्याप्य जो धूम, उससे व्यापक वन्य जरूर होगा। कहा? पर्वत में। फिर ज्ञान उत्पन्न हुआ पर्वतो वन्यमान। क्या ज्ञान उत्पन्न? पर्वतो वन्यमान। समझ में आया कि नहीं? तो पर्वतो वन्यमान ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये ज्ञान उत्पन्न होने के लिए कारण कौन? परामर्श ज्ञान। परामर्श ज्ञान का आकार क्या है? वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। बोलो वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। ये क्या हुआ? परामर्श ज्ञान। और इस परामर्श ज्ञान से कौन ज्ञान उत्पन्न हुआ? पर्वतो वन्यमान। कौन ज्ञान उत्पन्न हुआ? पर्वतो वन्यमान। फिर पर्वतो वन्यमान, इस ज्ञान को क्या कहेंगे? अनुमिति। क्यों? क्या अनुमिति का लक्षण किया है पीछे? क्या? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। अनुमिति का क्या लक्षण किया है? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। मतलब परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं क्या? अनुमिति। तो परामर्श का आकार हमको समझ में आ गया। क्या है परामर्श का आकार? वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। ये परामर्श हुआ। फिर इससे उत्पन्न हुआ ज्ञान। कौन ज्ञान? पर्वतो वन्यमान। ये क्या हुई? अनुमिति। समझ में आया भाई? ये क्या हुई? अनुमिति हुई। बात समझ में आया ना? तो चलिए फिर, तो पीछे लक्षण किया है किसका? अनुमान, अनुमिति का। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। तो परामर्श समझ में आया? उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या बोलेंगे? अनुमिति। ठीक है जी। चलिए आगे पदकृत्य देखिए। मिला? ननु अनुमिते एव दुर्निरूपत्वात् तद्घटित अनुमानमपि दुर्निरूपम इति अतः आह परामर्श इति। ठीक है जी। तो बोल रहे, शंका कर रहे ननु से लेकर, है कि नहीं, इति तक। अनुमिते एव दुर्निरूपत्वात् बोल रहे भाई आपने ऊपर अनुमान का लक्षण किया है नंबर 1 में, पहले में क्या लक्षण किया है अनुमान का? अनुमिति करणम। अनुमिति के जो करण है उसको बोलते हैं क्या? इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भाई अनुमिति के करण को अनुमान बोलते हैं, लेकिन अनुमिति हमको समझ में नहीं आ रही है, तो अनुमिति का करण को अनुमान बोलते हैं, कैसे समझ में आएगा? अनुमिति का ही निरूपण करना दुर्निरूप है, कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका करण को कैसा समझेंगे? इसलिए पहले आप समझाओ किसको? अनुमिति को। देखिए पंक्ति, ननु अनुमिते एव दुर्निरूपत्वात्, अनुमिति का निरूपण करना ही कठिन है, तो तद्घटित अनुमिति घटित, अनुमिति इस शब्द से घटित युक्त, अनुमानमपि दुर्निरूपम, अनुमान करना, अनुमान का निरूपण करना भी कैसा है? कठिन है, दुर्निरूप है, दुर्निरूपम। इति अतः, ऐसी शंका होने पर लक्षण कर दिया फिर अनुमिति का। किस पंक्ति के द्वारा? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान उसको बोलते हैं क्या? अनुमिति ज्ञान। बात समझ में आ रही भाई? आगे चलिए, आगे क्या है पढ़ो। हाँ, प्रत्यक्षादवत व्याप्ति वारणाय परामर्शजन्यमिति। चलिए
अब अनुमिति का लक्षण क्या किया है मूल में, एक बार बोलो। परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः। परामर्शजन्यम ज्ञानम। समझ लीजिए उसमें से परामर्शजन्य इस पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? ज्ञानम अनुमिति। अर्थ क्या होगा? जो ज्ञान है वो अनुमिति है, तो क्या होगा फिर? अतिव्याप्ति होगी। कहाँ पर? प्रत्यक्ष में, क्योंकि वो भी क्या है? ज्ञान है। लक्षण कर रहे किसका? अनुमिति का। गया किसमें? प्रत्यक्ष में, तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। उस प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? तब लक्षण बना क्या? परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः। परामर्शजन्यम ज्ञानम। अब प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वो तो ज्ञान है लेकिन वो परामर्श से जन्य नहीं है। हम अनुमिति उस ज्ञान को ही बोलते हैं, केवल किस ज्ञान को? जो ज्ञान परामर्श से उत्पन्न हो। समझ में आया? वही लिखा है परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्ति वारणाय परामर्शजन्यम इति। लग गया? चलिए अब एक काम कीजिए, लक्षण में से ज्ञान पद को हटा दीजिए। ज्ञान पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? परामर्शजन्यं अनुमितिः। अर्थ क्या होगा? परामर्श से जो जन्य है उसको क्या बोलेंगे? अनुमिति। वो ज्ञान ही चाहिए, इसी की जरूरत नहीं। परामर्श से केवल जन्य चाहिए, उसको बोलेंगे हम अनुमिति। बोलेंगे ऐसा लक्षण करेंगे तो अतिव्याप्ति होगी। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? देखिए एक दिन बताया था, जिस चीज का ध्वंस होता है वो उस ध्वंस के लिए वो व्यक्ति कारण होता है। जैसे घट का ध्वंस, ध्वंस के लिए कारण कौन? घट। पट ध्वंस के लिए कारण कौन? मठ ध्वंस के लिए कारण कौन? बरोबर है। उस प्रकार परामर्श भी एक प्रकार का ज्ञान है, उसका भी ध्वंस होता है। तो परामर्श ध्वंस के लिए कारण कौन? अर्थात परामर्श का ध्वंस भी जन्य है। किससे? तो परामर्श से जन्य जैसा अनुमिति ज्ञान होता है वैसा परामर्श से जन्य कौन है? परामर्श का ध्वंस। समझ में आएगी? परामर्श से जन्य जैसा अनुमिति है उस प्रकार परामर्श से जन्य परामर्श का ध्वंस है। लक्षण कर रहे हैं अनुमिति का। गया किसमें? ध्वंस में। परामर्श के क्या हुई? कौन सा पद न देने पर अतिव्याप्ति? ज्ञानम। ये पद नहीं दिया तो लक्षण क्या बचा? परामर्शजन्य अनुमिति। तो परामर्शजन्य कौन है? और परामर्श का उस पर भी लक्षण जाएगा, ध्वंस पर। मतलब क्या होगी? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? ज्ञानम पद दिया। ज्ञानम पद दिया तो फिर अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया? क्यों? परामर्श का ध्वंस परामर्श से जन्य नहीं है क्या? है, लेकिन ज्ञान नहीं है। हमको परामर्श से जन्य चाहिए और ज्ञान चाहिए, तब अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? किस पर अतिव्याप्ति हो रही थी? अब ध्वंस पर अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? वो परामर्श जन्य नहीं है क्या? है, लेकिन वो ध्वंस है, ज्ञान नहीं है। हमको ज्ञान चाहिए। समझ में आया भाई? वही लिखा है, देखिए परामर्श ध्वंस वारणाय ज्ञानम इति। मिला पंक्ति? चलिए आगे क्या है? बोलो। परामर्श प्रत्यक्ष वारणाय हेतु अविषयकम इत्यपि बोध्यम। ध्यान दीजिए अब महत्व की बात है। ठीक है, अनुमिति का लक्षण चल रहा है, अनुमिति का लक्षण किया है। इतनी बात तो समझ में आई ना? अनुमिति का लक्षण क्या किया है? बोलो एक बार। अर्थ क्या होगा? परामर्श से जन्य जो ज्ञान है उसको बोलते हैं अनुमिति। दो धर्म, परामर्श से जन्य चाहिए और ज्ञान चाहिए। इतनी बात समझ में आई? एक बात। दूसरी बात, परामर्श भी एक प्रकार का ज्ञान है, इसको भूलना नहीं। परामर्श भी क्या? एक प्रकार का ज्ञान। उदाहरण दिया था, उसका आकार दिया था, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। ये ज्ञान परामर्श ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं? ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? परामर्श ज्ञान है। इतनी बात समझ में आई ना? ध्यान दीजिए अब। जैसे अयम घट ये ज्ञान हुआ, क्या हुआ? अयम घट। इस ज्ञान का विषय क्या है? बोलो। घट। बराबर। अयम पट इस ज्ञान का विषय है। अयम मनुष्य इस ज्ञान का विषय है। बरोबर है कि नहीं? मतलब ज्ञान में जो जो भाषित हो रहा है वह ज्ञान का विषय है। सीधी बात।
है कि नहीं? तो ज्ञान हुआ इमौ घटपटौ। क्या ज्ञान हुआ? इमौ घटपटौ। इमौ घटपटौ। तो इस ज्ञान का विषय कौन कौन है? घट और पट। इमे घटपट मठाः, इस ज्ञान का विषय कौन? घट पट और मठ। ये सभी क्या है? विषय। समझ में आया कि नहीं? हाँ। पगड़ी वाला मनुष्य बैठा है कि नहीं? इस ज्ञान के विषय कौन कौन है? पगड़ी भी है, मनुष्य भी है कि नहीं? ये सब उस ज्ञान के क्या है? बराबर। समझ लीजिए किसी चीज पर ज्ञान हुआ, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, इस ज्ञान का नाम दिया था इस ज्ञान को क्या? परामर्श ज्ञान। वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये ज्ञान कौन सा है? परामर्श ज्ञान है। ज्ञान ही है ना? अब बताइए तो इस ज्ञान के विषय कौन कौन हो सकते हैं? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। वन्नी धूम पर्वत व्याप्ति। वन्नी व्याप्य, व्याप्य म्हणजे व्याप्ति वाला, व्याप्ति भी विषय हुई, तो वन्नी विषय है, व्याप्ति विषय है, धूम विषय है, और पर्वत धूमवान अयम पर्वत है कि नहीं? पर्वत भी विषय है। समझ में आया कि नहीं? धूम भी विषय है कि नहीं? है। बराबर है कि नहीं? इस ज्ञान के विषय समझ में आया कौन कौन? कौन कौन? वन्नी व्याप्ति धूम पर्वत आदि आदि। समझ में आया इतनी बात? अब चलिए क्या होता है, समझ लीजिए सामने घट रखा है और घट का प्रत्यक्ष हुआ हम लोगों को अयम घट। क्या प्रत्यक्ष हुआ? तो उसमें ज्ञान कौन है? ज्ञान क्या है? अयम घट। और विषय क्या है? बराबर। ज्ञान का विषय है कौन? ज्ञान का आकार क्या हुआ? तो उस घट को विषय करने वाला ज्ञान कौन सा? अयम घट। बराबर बोलते जाओ। उस घट को विषय करने वाला ज्ञान कौन सा? अयम घट है कि नहीं? तो उस ज्ञान ने घट को प्रकाशित कर दिया। घट को क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया, है कि नहीं? घट को प्रकाशित करने वाला, प्रकाशन करने वाला घट का ज्ञान कौन सा? किंतु उस ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला और एक ज्ञान होता है, उसको बोलते अनुव्यवसाय ज्ञान। क्या बोलते हैं? अनुव्यवसाय ज्ञान। ये जो ज्ञान हुआ है अयम घट, ये व्यवसाय ज्ञान। और उस ज्ञान का जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान। अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय होता है व्यवसाय ज्ञान। अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय कौन होता है? व्यवसाय ज्ञान। और व्यवसाय ज्ञान का विषय घट, घटादि पदार्थ। देखिए घट सामने रखा है, उसको विषय करने वाला ज्ञान अयम घट। उस ज्ञान को भी विषय करने वाला और एक ज्ञान, उसका आकार है अनुव्यवसाय ज्ञान, उसका नाम है। और ज्ञान आकार है क्या? अयम घट इत्याकारक ज्ञानवान अहम। क्या क्या? अयम घट इत्याकारक ज्ञानवान अहम। अयम घट इत्याकारक जो ज्ञान, उस ज्ञान वाला मैं हूं। ये हुआ अनुव्यवसाय ज्ञान। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्या? तीन चीज, घट, घट को विषय करने वाला ज्ञान, और उस ज्ञान को भी विषय करने वाला और एक ज्ञान, जिसको बोलते हैं क्या? अनुव्यवसाय ज्ञान। समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिए। और उस व्यवसाय ज्ञान से उत्पन्न है कौन? अनुव्यवसाय ज्ञान। क्योंकि व्यवसाय ज्ञान रहेगा तभी उत्पन्न होगा कौन? अनुव्यवसाय ज्ञान। इतनी बात समझ में आई? और एक बात, अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय कौन बताया था? व्यवसाय ज्ञान। और व्यवसाय ज्ञान का विषय घट। लेकिन अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय दोनों भी है, वो आगे वाले। व्यवसाय ज्ञान का विषय केवल घट, व्यवसाय ज्ञान का विषय कौन? केवल घट। किंतु अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसाय ज्ञान भी और घट भी। अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय दोनों, कौन कौन? व्यवसाय ज्ञान भी और घट भी। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? अनुव्यवसाय ज्ञान किससे उत्पन्न हो रहा है? व्यवसाय ज्ञान से। तो व्यवसाय ज्ञान से जन्य कौन हुआ? अनुव्यवसाय ज्ञान। व्यवसाय ज्ञान से कौन ज्ञान उत्पन्न हुआ? अनुव्यवसाय ज्ञान उत्पन्न होता है, और वो भी ज्ञान नहीं है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, जैसे सामने घट रखा है,
और उसका ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ बोलो? अयम घट। इस ज्ञान को क्या नाम दिया? व्यवसाय ज्ञान। इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे घट का प्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे? घट का प्रत्यक्ष हुआ, बरोबर। और अयम घट, ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, व्यवसाय ज्ञान, उसको विषय करने वाला जो और एक ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको क्या बोलेंगे? अनुव्यवसाय। उसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं व्यवसाय ज्ञान का प्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे? व्यवसाय ज्ञान प्रत्यक्ष। व्यवसाय ज्ञान का प्रत्यक्ष अर्थात कौन? अनुव्यवसाय ज्ञान। अर्थात कौन हुआ? व्यवसाय ज्ञान। समझ में आया? और व्यवसाय ज्ञान से उत्पन्न होता है कौन? अनुव्यवसाय ज्ञान। और वो भी ज्ञान है। इतनी बात समझ में आई? चलिए समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। हमको ज्ञान उत्पन्न हुआ है, परामर्श ज्ञान उत्पन्न हुआ। कहीं जा रहे थे, पर्वत पर धूम दिखाई दिया, व्याप्ति का स्मरण हुआ, और वो सब होने के बाद ज्ञान उत्पन्न हुआ जिसका नाम है परामर्श ज्ञान। उसका आकार है क्या? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। क्या क्या? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। बराबर है कि नहीं? ये कौन सा ज्ञान है? परामर्श ज्ञान है। इस परामर्श ज्ञान का विषय कौन कौन है? वन्नी व्याप्य धूम पर्वत। बराबर है कि नहीं? ये परामर्श ज्ञान है। इस परामर्श ज्ञान से दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं। परामर्श ज्ञान से क्या ज्ञान? कितने ज्ञान? दो ज्ञान। कौन कौन? एक तो अनुमिति ज्ञान, एक उत्पन्न होता है क्या? अनुमिति ज्ञान। उसका आकार है क्या? पर्वतो वन्यमान। क्या आकार है? पर्वतो वन्यमान। इतनी बात समझ में? और उस परामर्श ज्ञान से, ध्यान दीजिए भाई, पुस्तक में क्यों देखते हैं? बंद करो, समझ में ही नहीं आएगा। पुस्तक में कुछ नहीं देखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, कितनी बार बताना पड़ता है? पुस्तक खूब बंद ही कर लाया मत की पुस्तक, घर में रखी कल से। हाँ, सब यहाँ पर हो जाएगा। अब समझ में आया? हाँ। तो क्या चल रहा है हमारी बात? आप लोग को बहुत लगता है कि भाई क्या समझा रहे, दूसरे कुछ बता रहे, जहाँ विषय चल रहा है उसको छोड़ दिया और उधर उधर एक बार दौड़ रहे, प्रवचन कर रहे, पहाड़ों में घूम रहे ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को ना। इसलिए आप लोग देखते बराबर चल रहा है, गलत है कि नहीं? लेकिन पहाड़ों में घूमने की आदत हम लोगों को नहीं है। सीधा रास्ते नहीं चलते हम लोग। समझ में आया कि नहीं? हाँ। वो आदत किनको होती पता है क्या? कथाकारों को, प्रवचनकारों को। एक बात ले लेंगे छोटी सी कोई भी, और फिर उस उधर जाएंगे, फिर पीछे नहीं आएंगे, आगे ही जाते रहेंगे। कहाँ से शुरू किया था, क्या बताना है, क्या कहना चाहते हैं, सुनने वाले को भी कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में आया ना? चलिए, हम लोग कहाँ तक आए थे? परामर्श ज्ञान। तो परामर्श ज्ञान से दो ज्ञान उत्पन्न होते। ध्यान दीजिए, एक तो हुआ अनुमिति ज्ञान, उसका आकार है पर्वतो वन्यमान। ठीक, देखिए, जैसे घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ था अयम घट, उससे और एक ज्ञान उत्पन्न हुआ था कि नहीं? उस प्रकार ये जो परामर्श ज्ञान है, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, उसको भी विषय करने वाला और एक ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसको बोलेंगे क्या? अनुव्यवसाय। उसका आकार होगा वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकारक ज्ञानवान अहम्। ये हुआ अनुव्यवसाय। इसको परामर्श का प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, क्यों? अनुव्यवसाय भी बोल सकते हैं। बराबर ध्यान दीजिए, तीन चीज यहां पर है। पर्वत में धूम आदि बैठे हुए हैं, उसका ज्ञान हुआ परामर्श ज्ञान हम लोगों को, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये परामर्श ज्ञान है। इसका विषय कौन कौन? वन्य व्याप्ति धूम पर्वत। बराबर। फिर इस परामर्श को भी विषय करने वाला जो एक अनुव्यवसाय ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसका आकार है वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इत्याकारक ज्ञानवान। ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है अनुव्यवसाय, उस अनुव्यवसाय ज्ञान के विषय कौन कौन बताइए? पर्वतो वन्यमान, परामर्श ज्ञान भी विषय है। बराबर। वन्नी क्रम से बताना, वन्नी व्याप्ति धूम पर्वत, ये भी विषय है। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, परामर्श का ज्ञान, परामर्श ज्ञान उत्पन्न हुआ। परामर्श ज्ञान का आकार क्या?
वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। ये ज्ञान हुआ परामर्श ज्ञान। उसको विषय करने वाला और एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसका नाम है अनुव्यवसाय ज्ञान। उस अनुव्यवसाय ज्ञान के विषय कौन कौन, ये पूछा था। तो अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय कौन है वहां पर? यहाँ पर परामर्श ज्ञान भी है और वन्नी व्याप्ति धूम पर्वत ये भी विषय है। वन्नी भी विषय है, व्याप्ति भी विषय है, धूम भी विषय है। धूम क्या है? हमारा हेतु, वो भी विषय है। समझ में आया कि नहीं? हेतु को विषय करने वाला ये ज्ञान है। समझ में आया? कौन सा? अनुव्यवसाय ज्ञान। लग गया। अब लक्षण किसका किया था? अनुमिति। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। बोलो, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। अर्थ क्या है? परामर्श से उत्पन्न ऐसा ज्ञान। तो परामर्श से दो ज्ञान उत्पन्न हुए। एक तो पर्वतो वन्यमान या अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस पर तो लक्षण जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अनुमिति पर लक्षण जा रहा है, वैसा लक्षण और भी कहीं जा रहा है। कहा जा रहा है? अनुव्यवसाय है कि नहीं? उसको भी बोलेंगे परामर्श का प्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे? परामर्श का प्रत्यक्ष। अर्थात परामर्श का अनुव्यवसाय ज्ञान, उस पर भी लक्षण जा रहा है, क्योंकि वो अनुव्यवसाय भी परामर्श ज्ञान से जन्य है और ज्ञान है। तो लक्षण कर रहे किसका? अनुमिति का। गया किसमें? अनुव्यवसाय। परामर्श का प्रत्यक्ष अर्थात परामर्श ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान, उस पर लक्षण गया था। क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कुछ करना पड़ेगा। कौन से लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है? अनुमिति का लक्षण। क्या लक्षण? परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। इस ज्ञान की, इस लक्षण की क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में एक पद जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? एक पद जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? हेतु अविषयक ऐसा पद जोड़ देंगे। क्या? हेतु अविषयक है कि नहीं? फिर लक्षण बन जाएगा। क्या बनेगा? हेतु अविषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेः लक्षणम्। बोलो एक बार। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेः लक्षणम्। और एक बार बोलो। हेतु अविषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेः लक्षणम्। ठीक, हेतु अविषय ऐसा ज्ञान को हम अनुमिति बोलते हैं। सब पद वहां ले जाना है अनुमिति ज्ञान में। समझ में आया? ऐसा ज्ञान को अनुमिति ज्ञान बोलेंगे जो हेतु को विषय न करने वाला हो, हेतु अविषय हो। बराबर? और परामर्श से जन्य हो। क्या? परामर्श से जन्य और ज्ञान, उसको बोलेंगे क्या? अनुमिति। समझ में आया? अब देखिए, परामर्श ज्ञान जो था वन्य व्याप्य धूमवान अयम, इससे दो ज्ञान उत्पन्न हुए ना। तो ये कौन उत्पन्न हुआ है? पहला पर्वतो वन्यमान, यह अनुमिति ज्ञान। यह अनुमिति ज्ञान परामर्श जन्य है कि नहीं? है। ज्ञान है कि नहीं? है। और पर्वतो वन्यमान यह जो अनुमिति ज्ञान है, इस ज्ञान का विषय कौन कौन है? पर्वतो वन्यमान, ये ज्ञान है। कौन कौन विषय है? बराबर है, पर्वत वन्य है कि नहीं? धूम विषय है क्या? अर्थात हमारे अनुमान का हेतु जो धूम, वो विषय है क्या? हेतु अविषय के ज्ञान हुआ कि नहीं? कौन सा? पर्वतो वन्यमान। यह जो अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो हेतु को विषय कर रहा है क्या? नहीं। हेतु अविषय हुआ कि नहीं? परामर्श से जन्य है कि नहीं? और ज्ञान है कि नहीं? है। तो लक्षण चला गया अनुमिति में, लक्षण समन्वय हुआ। अब अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी उसको देखेंगे। तो अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी? अनुव्यवसाय ज्ञान पर। अब नहीं होगी। क्यों? देखिए, अनुव्यवसाय भी परामर्श से जन्य है, ज्ञान भी है, लेकिन हेतु विषयक है, हेतु को विषय करने वाला है। क्योंकि हम बताया तो पूछा था ना, अनुव्यवसाय ज्ञान, अनुव्यवसाय ज्ञान का आकार क्या बताया था? वन्य व्याप्य धूमवानयम पर्वतः विद्याकारक ज्ञानवान अहम्।
इस अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय कौन कौन? व्यवसाय ज्ञान मतलब परामर्श ज्ञान। और कौन कौन? वन्नी, व्याप्ति, धूम, पर्वत, ये सब विषय है। तो धूम भी विषय हुआ कि नहीं? धूम मतलब हेतु। तो अनुव्यवसाय ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है वो धूम अर्थात हेतु को विषय करने वाला है या हेतु को अविषय करने वाला है? विषय करने वाला है। तो लक्षण नहीं जाएगा, फिर लक्षण जाएगा तब अतिव्याप्ति ना। लक्षण जा ही नहीं रहा है अभी, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। कौन सा पद देने से अतिव्याप्ति का वारण हुआ? हेतु अविषयक। हेतु अविषयक ये पद दिया। कहाँ हो रही थी अतिव्याप्ति? अब होगी क्या? नहीं, क्योंकि अनुव्यवसाय ज्ञान भी कैसा है? हेतु को विषय करने वाला है और हमको क्या चाहिए? हेतु को अविषय करने वाला। समझ में आया? तो लक्षण बन गया फिर अनुमिति का। बोलो एक बार। हेतु अविषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेः लक्षणम्। समझ में आया? अब पुस्तक को खोलिए। अब देखिए पंक्ति को। वध कृत्य में मिला? कहा मिला? परामर्श ध्वंस वारणाय ज्ञानमिति हुआ ना। आगे देखिए, परामर्श प्रत्यक्ष वारणाय मिला पंक्ति। परामर्श का प्रत्यक्ष मतलब परामर्श का अनुव्यवसाय ज्ञान। परामर्श प्रत्यक्ष शब्द से क्या लेना है? अनुव्यवसाय। तो परामर्श प्रत्यक्ष वारणाय मतलब अनुव्यवसाय ज्ञान पर जो अतिव्याप्ति हो रही है उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हेतु अविषयकम इत्यपि बोध्यम। हेतु अविषयकम ये पद भी देना चाहिए, तब अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया भाई? बस इसका चिंतन कीजिए आप लोग। कल पूछेंगे कि परामर्श ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान पर अतिव्याप्ति कैसी होती है, कौन पद न देने से और कौन पद देने से अतिव्याप्ति का वारण कैसा हुआ, ये सब चीजें। ठीक है, बहुत बार कहीं से एक एक चीज का चिंतन कीजिए, अनुवाद करना पड़ेगा सबको। तो लक्षण बोलेंगे एक बार अनुमिति का। हेतु विषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेः लक्षणम्। बस। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।